नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4.5 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। धनतेरस का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बस दुर्घटना में 15 लोगों की मृत्यु, 35 अन्य घायल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। और मिस्र में सागर डांगी ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए एक विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार हमने सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र देने की शुरुआत की है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य सभी के योगदान से हासिल किया जा सकता है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 8 वर्षों में किए गए सुधारों के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा देश की ताकत हैं और केंद्र सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने, स्वरोजगार की पहल का समर्थन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, स्टार्टअप व्यवस्था के लिए अनुकूल माहौल बनाने तथा बुनियादी ढांचे के विकास ने विभिन्न स्तरों पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। आज हमारा सबसे अधिक बल युवाओं के कौशल के विकास पर है, स्किल डेवलपमेंट पर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत अभी तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभियान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है। इसके लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ ही वर्षों में देश में 80,000 स्टार्टअप सामने आए हैं और लाखों लोग इन स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और 5G नेटवर्क के विस्तार से लोगों के लिए अधिक रोजगार मिलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि देश के कर्मयोगियों के प्रयासों से सरकारी विभागों की दक्षता बढ़ी है।
कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इन नियुक्तियों की विशेषता एक ये भी है कि भारत सरकार के लगभग सभी विभागों और मंत्रालयों में ये नियुक्तियां की जा रही हैं। गृह मंत्रालय से रेलवे तक, शहरी विकास से ग्रामीण विकास तक, स्वास्थ्य से शिक्षा तक। एक ये भी विशेषता कि इन नियुक्तियों के लाभार्थी देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और साथ ही साथ ये नियुक्तियां लगभग सभी पदों पर सभी स्तर पर की जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु के चेन्नई में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रोजगार के लिए 230 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री नारायणसामी ने कोयम्बटूर में लाभार्थियों से बातचीत में कहा कि ये प्रधानमंत्री की ओर से दिवाली का उपहार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई दी है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में श्री गोयल ने युवाओं से आग्रह किया कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि उन्होंने नौकरी लगने से पहले सरकारी कर्मचारियों और कार्यालयों से क्या अपेक्षाएं की थीं। श्री गोयल ने कामकाज की प्रवृत्ति सुधारने के बारे में भी सुझाव और राय मांगी। उन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए सभी की सामूहिक भागीदारी का अनुरोध किया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में रोजगार मेला में 212 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई साहसिक पहल की और भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि युवा अब आर्थिक विकास का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और जन कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने में जुटे हैं। देश भर से चयनित नए कर्मी केंद्र सरकार के 38 मंत्रालय और विभागों में शामिल किए जाएंगे। इन्हें वर्ग क, ख और ग के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मी, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक और एमटीएस शामिल हैं। मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में इस भर्ती अभियान के तहत कर्मियों का या तो सीधे चयन कर रहे हैं या संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से बहाली की जा रही है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0। The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में डीडी नेशनल पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 92890
9444 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सतना में वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4,51,000 लाभार्थी अपने आवास में गृह प्रवेश करेंगे। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 48 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 29 लाख घर बनकर तैयार हो गए हैं। इन मकानों के निर्माण पर सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत रामकिशोर और शालिनी विश्वकर्मा जैसे हजारों लोग अपना पक्का घर पाकर बेहद खुश हैं। रामकिशोर सिंह, गांव पोड़ी। हमारे यह कच्चे घर में हम 70 साल से रहते हैं। आज हम मोदी जी बढ़िया घर बनवा दी तो आराम से अब अपने पक्के में रह रहे हैं। अब पक्का घर बन गया तो आराम है। विश्वकर्मा में पहले हमारे कच्चा मकान था, पानी भी चूता था, कीड़े मकोड़े गिरते थे। हमारे पक्का मकान बन गया है, हम बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। ये 4,51,000 मकान भी पिछले 6 महीने में बनकर तैयार हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान कार्ड जैसी तमाम योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सतत प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराया जा सके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने रियासी में शिवखोड़ी गुफा और श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर के लिए रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा पहलगाम, बैसरन और बालतल अमरनाथ गुफा के लिए रोपवे परियोजनाओं की रिपोर्ट का आकलन किया। मुख्य सचिव ने इन सभी परियोजनाओं को भविष्य में इन स्थानों पर आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि रोपवे परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल हैं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के विरुद्ध विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के निर्णय पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। श्री बागची ने कहा कि कार्यबल की छानबीन और फैसले से पाकिस्तान को मुंबई आतंकी हमले में शामिल आतंकियों सहित अन्य कुख्यात आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाध्य किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि पाकिस्तान अपने धन शोधन और आतंकवाद रोधी तंत्र में और सुधार के लिए एशिया प्रशांत समूह के साथ काम करना जारी रखेगा। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने 4 वर्ष बाद कल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। पेरिस में कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। ग्रे सूची में रखे जाने से पाकिस्तान के आयात निर्यात और वित्तीय लेन देन पर प्रतिकूल असर पड़ा था और अंतर्राष्ट्रीय ऋण तक उसकी पहुंच सीमित हो गई थी। आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और धन शोधन की रोकथाम के लिए समुचित कार्रवाई नहीं करने पर पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में रखा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने संबंधी निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने म्यांमार को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। इस सूची में उन देशों को शामिल किया जाता है जहां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने वालों पर कार्रवाई के लिए कमजोर नियामक ढांचा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4.5 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। धनतेरस का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बस दुर्घटना में 15 लोगों की मृत्यु, 35 अन्य घायल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। और मिस्र में सागर डांगी ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम वर्ग में स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीती रात बस दुर्घटना में 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर बस के एक ट्रेलर से टकराने से हुई। ये बस जबलपुर से प्रयागराज जा रही थी। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घायलों को त्योंथर और रीवा के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और राहत कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्थिव शरीर सम्मान के साथ प्रयागराज भेजे जाएंगे। घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी दुर्घटना में लोगों की जान जाने पर दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और प्रत्येक घायल को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुई बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्वीट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना को हृदय विदारक बताते हुए हादसे में अपनों को खोने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन हर संभव सहायता कर रहा है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भारतीय पैनोरमा ने 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की है। ये फिल्में 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जाएंगी। फीचर फिल्मों का चयन 12 सदस्यीय और गैर फीचर फिल्मों का चयन 6 सदस्यीय चयन समिति ने किया है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम प्रस्तुत कर रहे हैं खेलों में वर्ष 2014 से आगे भारत की उपलब्धियों की जानकारी। आजादी के बाद भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की और खेल भी इससे अछूता नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों ने समय समय पर देश को गौरवान्वित किया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण को देश में खेल और खेलों की उन्नति का श्रेय दिया जाता है। पिछले 8 सालों में देश में खेल जगत की तस्वीर बदली है। इस सफलता का कारण सरकार की टारगेट पोडियम स्कीम टॉप्स है, जिसे मई 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत मुख्य रूप से एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी जैसे खेलों पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन खिलाड़ियों की प्रतिभा का पहचान करना था जिनमें ओलंपिक पदक जीतने की क्षमता है। टॉप्स के बाद सरकार ने युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए खेलो इंडिया योजना शुरू की, जो 2017-18 में शुरू हुई। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर की थी। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। हमारी संस्कृति में तो हमेशा से ही फिटनेस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट ने देश में खेलों को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। देश के युवाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पहचानने के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल 2017 में लॉन्च किया गया था। 2014 में इंचियोन एशियाई खेलों में भारत ने 11 स्वर्ण सहित कुल 57 पदक जीते। पुरुष हॉकी टीम ने 16 साल के लंबे इंतजार के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने 2017 में पुरुषों के अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की। ये पहली बार था जब भारत ने फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी
पीवी सिंधु ने बासेल में 2019 विश्व कप चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। सिंधु 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है। भारत के लिए शानदार साल रहा वर्ष 2018, जब मैरी कॉम ने जीता वर्ल्ड बॉक्सिंग का खिताब। Mary Kom is beaming from ear to ear because the iconic Indian boxer has just claimed her first Commonwealth Games gold medal in this her Commonwealth Games debut. Delight up in the stands. Mary Kom giving thanks, a unanimous points decision victor over Northern Ireland's Christina O'Hara. वर्ष 2018 में हिमा दास IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जब उन्होंने फिनलैंड में 400 मीटर रेस का खिताब जीता। मनिका बत्रा ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला सिंगल्स में भारत का पहला टेबल टेनिस स्वर्ण जीता। उसी वर्ष दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 2021 ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया। भारत ने ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड एथलीट स्पर्धा में भी इतिहास रचा, जब भाला फेंक खिलाड़ी नीरज ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने इस साल डायमंड लीग का खिताब भी जीता था। टोक्यो 2020 में ट्रैक एंड फील्ड के जैवलिन मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है भारत के थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और अब ओलंपिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन 2022 में भी अभूतपूर्व था, क्योंकि वो 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा था। भारोत्तोलन, कुश्ती और मुक्केबाजी में भारत का दबदबा रहा। पुरुष बैडमिंटन में 2022 में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया और इसी साल देश की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। शतरंज ओलंपियाड भी भारत ने पहली बार तमिलनाडु के मामल्लापुरम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। धनतेरस का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। लोग इस दिन को नई खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। विशेष रूप से सोना चांदी और नए बर्तनों की खरीद की जाती है। इस अवसर पर घरेलू उपकरणों और वाहनों की भी काफी बिक्री होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को धनतेरस की बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कल भव्य दीपोत्सव की तैयारियां चरम पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर इस दीपोत्सव में भाग लेंगे। ये योगी सरकार द्वारा लगातार आयोजित छठा दीपोत्सव है। प्रधानमंत्री पहली बार इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल तैयारियों की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष सरयू नदी के घाट पर 15 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य है। भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से अयोध्या शहर और दीपोत्सव से जुड़े सभी इलाकों में स्वच्छता और सैनिटेशन का अभियान शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस साल के दीपोत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भी पहुंचेंगे और क्योंकि प्रधानमंत्री भी इस बार कार्यक्रम में शामिल होंगे, लिहाजा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक होगा और इसके सजीव प्रसारण की अयोध्या के हर प्रमुख केंद्र पर
पर भी व्यवस्था की जाए। दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 5 बजे भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम लगभग 5:45 बजे प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। शाम लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री सरयू नदी के नए घाट पर आरती देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दीपावली के अवसर पर सोमवार को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर अंतिम मेट्रो सेवा रात 10 बजे उपलब्ध होगी। दिन के समय सभी मेट्रो लाइनों पर रेलगाड़ियों का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कल 9वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। सागर डांगी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा की टीम वर्ग में वरुण तोमर और सम्राट राणा के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में 11 स्वर्ण, 7 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 30 पदकों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 12 स्टेज मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला हो रहा है। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 201 रन का लक्ष्य दिया है। उसने 3 विकेट खोकर 200 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 ओवर में 3 विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। और अब आज का संस्कृति संदेश, ये आधारित है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती यानी धनतेरस के अवसर पर देश में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। हिंदुओं में दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी माँ लक्ष्मी के साथ अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मंथन के बाद भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर चांदी के बर्तन खरीदने की प्रथा है। चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, जो शीतलता प्रदान करता है। इससे मन में संतोष धन का वास होता है। कहावत है कि जिसके पास संतोष का धन होता है, उसी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध माना जाता है। जैन धर्म में भी ये पर्व पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। वे धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस कहते हैं। जैन मान्यता के अनुसार भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। धन्वंतरी को चिकित्सा का देवता और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन विशेष महत्व रखता है। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चिकित्सकों को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण बंद हुआ ऐतिहासिक मुगल रोड आज यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। वैकल्पिक राजमार्ग पर फंसे सभी वाहनों को हटा दिया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4.5 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। धनतेरस का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के रीवा में एक बस दुर्घटना में 15 लोगों की मृत्यु, 35 अन्य घायल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। और मिस्र में सागर डांगी ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।